Scheduled banks. When RBI is satisfied that a bank has paid up capital plus reserve minimum 5 lakh and it is not conducting business in a manner harmful to its depositor, then such bank is listed in the 1934 schedule of RBI Act and known as a scheduled bank. जैसे अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक ने पहले वहीं पे कलकत्ता में ही इन्होंने अपनी एक ब्रांच खोल रखी थी और उसी से ये अपना बिजनेस करते थे। तो धीरे धीरे इनके पास पेड अप कैपिटल आया, रिजर्व आया, फिर इन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लेने के परमिशन मांगी, फिर ये बैंक बन गई। तो इस तरह से आरबीआई सारा कुछ देखती है। तो शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक में क्या फर्क होता है? शेड्यूल बैंक जो होती है रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सीआरआर मनी टू आरबीआई, हर शेड्यूल बैंक को सीआरआर रखना पड़ेगा। नॉन शेड्यूल बैंक को कैन मेंटेन द सीआर मनी विद देमसेल्फ, वो अपने पास भी रख सकती हैं सीआरआर को मेंटेन करके। डिपेंड ऑन आरबीआई डिस्क्रिप्शन, आरबीआई के विवेक के ऊपर है आरबीआई क्या चाहती है। एलिजिबल टू बोरो डिपॉजिट फंड इन आरबीआई विंडो ऑपरेशन, ये बोरो और डिपॉजिट कर सकते हैं आरबीआई के विंडो ऑपरेशन पे। आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड अवॉइड बाय टू नॉर्म्स, ये सब आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से काम करना है इन्होंने, जो भी शेड्यूल बैंक है। कैन बी सब डिवाइड टू 2 पार्ट, ये जो बैंक होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे पहला है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एससीबी और दूसरा है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक लाइक हरियाणा राज्य सहकारी बैंक, तमिलनाडु स्टेट अपेक्स बैंक। इस तरह से शेड्यूल में आपको बहुत सारे नाम पता है जैसे आईसीसीआई, एक्सिस, इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाते हैं। Of course, they are also have to do it, else RBI can shut them down under BR Act. इन्हें वो बंद भी कर सकती है अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो। 100 ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉन शेड्यूल, बहुत सारी जो नॉन शेड्यूल बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो नॉन शेड्यूल है, बट वी नीड टू सी देयर लिस्टेड। हमें ये मैंने यहाँ पे लिंक दे रखी है, आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी बैंक जो है नॉन शेड्यूल में आती है। यहाँ पे ये इस लिंक पे ये सारा डाटा मोस्ट ऑफ जो है आरबीआई की वेबसाइट से लिया गया, तो वहां पे आप देख सकते हैं। अब देखो कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आजादी से पहले, फिर पढ़ेंगे आजादी के बाद। 1707 से शुरू करते हैं। बैंक्स ऑफ हिंदुस्तान बना, यहाँ पे अंग्रेज थे कलकत्ता में, यूरोपियन का अपना बैंक था, उन्होंने बनाया 1707 में कलकत्ता में। फिर 1806 से 42 में की बात की जाए तो यहाँ पे 3 बैंकें थी। एक थी 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बंगाल में थी, बॉम्बे देन मद्रास में आई। 1861 में ऑल 3 वर गिवन द राइट टू इश्यू करेंसी, इनको अपना लाइसेंस दे दिया गया, आप करेंसी जारी करो। 1920 दे आर कंबाइंड टू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में 1955 में एसबीआई हो गई। तो फिर से दोबारा से समझो इसको। पहले 3 बैंकें थी, एक आपकी बंगाल में थी, एक बॉम्बे में थी, एक मद्रास में थी, 3 प्रेसिडेंसी में अलग अलग। फिर इनको 61 में करेंसी जारी करने का आदेश दे दिया। फिर तीनों को कंबाइंड कर दिया गया और कंबाइंड करने के बाद इनका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में आजादी के बाद इसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पते की बात थी। तो अभी जो क्रॉनिकल का जो क्वेश्चन था उसमें दिया था नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई, तो एसबीआई का नेशनल 1955 में हुआ, ये बैंक बन गई थी। नेशनल तो ना, ये जो है बैंक बन गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। 65 में आपकी इलाहाबाद बैंक आई, ये अपनी यूरोपियंस की थी। 1894 में पीएनबी आई, पंजाब नेशनल बैंक, ये इंडिया का अपना बैंक था, लाला लाजपत राय ने इसकी फाउंडेशन की थी। उसके बाद 1908 आया, बैंक ऑफ बड़ौदा आया, महाराजा शहजारी गायकवाड़ थर्ड, सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने इसकी स्थापना की थी बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 में। 1330 में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर आया, पटियाला आया, राइज एंड कोलैप्स बाय बैंकिंग इंडस्ट्री, देन बर्थ ऑफ आरबीआई 1935। ये बैंक थी 13 से 30 तक, लेकिन कोलैप्स हो गई है। फिर 1935 में आरबीआई का बर्थ हुआ और 1940 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, ट्रेवनकोर, प्रिंसली स्टेट रेस्पेक्टिव, जो वहां के नवाब थे उनके रेस्पेक्ट में थी। बीकानेर में अपने जो नवाब थे, जयपुर में थे, हैदराबाद में थे, ट्रेवन, उन्होंने अपनी बैंक बना रखी थी। और आजादी के बाद ये सब जो है बैंक जो है एसबीआई में मर्ज हो गई। ये कब हुई मर्ज अभी आपको पता ही है, 2017 में हुई। 2017 में भारतीय महिला बैंक और ये 5 बैंक सब एसबीआई में मर्ज हो गई, इस तरह से।
अब देखो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंदिरा गांधी ने, आपने पता होगा, नेशनलाइजेशन कर दिया था, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्सस बिटवीन बैंक्स एंड इंडस्ट्री, 50-60 ओनली 188 इलाइट पीपल कंट्रोल द इकोनॉमी। 1950 से 1960 तक के बीच में केवल 188 लोग थे इलाइट पीपल जो देश की इकोनॉमी को कंट्रोल किए हुए थे, सारा कुछ देश की इकोनॉमी को कंट्रोल किए हुए थे, जिसमें बीइंग बोर्ड ऑफ टॉप 20 बैंक के बोर्ड मेंबर भी थे, 1452 कंपनी भी उनकी थी, नुमेरस इंश्योरेंस कंपनी उनकी थी, फाइनेंस सब कुछ उनका ही था। केवल 10 साल तक 188 लोगों ने पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा था। सो बैंक्स फेल्ड फ्रिक्वेंटली, तो बैंक्स लगातार फेल हो जाते थे। आरबीआई हैड टू क्लोज अनवायबल बैंक्स। उसके बाद में प्राइवेट बैंक्स अनविलिंग टू ओपन इन रूरल एरिया, और प्राइवेट बैंक की कोई इच्छा नहीं थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना बैंकिंग सिस्टम शुरू करें। दिस डिड नॉट हेल्प इन फाइनेंस इंक्लूजन, तो पुअर के पास, फार्मर के पास, एमएसएमई के पास में बैंकिंग सुविधा पहुंच नहीं पा रही थी। इसीलिए 1948 में आरबीआई ट्रांसफर ओनरशिप एक्ट, आरबीआई ने ओनरशिप एक्ट लेके आई। 1955 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, और इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके उसे एसबीआई बना दिया गया। 1955 में 56 में एलआईसी एक्ट लाया गया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई, यही जो एलआईसी है। 1963 में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर बीकानेर मर्ज करके इनको बैंकिंग कंपनी एक्ट में डाल दिया गया, और 1969 में जो है 14 बैंकों का जो प्राइवेट बैंक थी उनका नेशनलाइज कर दिया गया। जिन बैंकों की जो कैपिटल थी वो 50 करोड़ से ज्यादा थी, उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, देना, केनरा भी थी। 1972-73 में कैथोलिक सीरियन बैंक, जो 1920 में केरला में जिसकी स्थापना हुई थी, रत्नाकर बैंक और धनलक्ष्मी बैंक, इनको जो है did not have such large deposits, so they are left out and called scheduled private बैंक। इन्हें प्राइवेट ही रखा क्योंकि उनके पास 50 करोड़ रुपए थे नहीं उस टाइम। 1980 में जीआईसी एक्ट लाया गया, जनरल इंश्योरेंस, अभी इसमें गवर्नमेंट जॉब निकली हुई थी जीआईसी में। टुक ओवर प्राइवेट नॉन लाइफ, नॉन लाइफ का इंश्योरेंस ये करती थी। लेटर जीआईसी वाज रीऑर्गेनाइज्ड विद 4 सब्सिडी, इसकी जीआईसी की 4 अलग अलग सब्सिडी बना दी। एक बना दी नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। इस तरह से इसकी 4 सब्सिडी बना दी। फिर 2008 से 10 में जो है 6 बैंक्स विद 200 करोड़ कैपिटल, ये 1980 में ही हुआ था। ये भी 6 बैंक जिनकी कैपिटल 200 करोड़ से ज्यादा थी उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया, जिसमें कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी आ गई। 2008 और 10 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। ये आप याद रखना, ये ऊपर नीचे हो गया कर्सर की वजह से, ये ऐसे याद रखना। फिर आया 2013, जिसमें भारतीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक बाय सेटअप, 2013 में भारतीय महिला बैंक सेटअप किया गया। पब्लिक सेक्टर बैंक था, ये हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में था। 100% ओनरशिप इसकी गवर्नमेंट में थी, और जो बीएमबी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी उस टाइम उषा थी। अभी तो ये जो बैंक है एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। स्टाफ एंड डिपॉजिट होल्डर बोथ मैन एंड वुमेन, लोन्स गिवन टू प्रेडोमिनेटली वुमेन, वुमेन के लिए देना है। ये जो है प्रीडोमिनेटली था कि वुमेन को ही देना है, ज्यादा लोन देना है। एंड टू विदाउट कोलेटरल अप टू ₹1 करोड़, बिना किसी गारंटी के 1 करोड़ तक महिलाओं को लोन दे देना। अभी ये मर्ज हो गया। 2017 की 1 अप्रैल को भारतीय महिला बैंक और इसके 5 एसोसिएट बैंक, ये सब जो है एसबीआई में मर्ज कर दिए गए। 2017 नवंबर को अल्टरनेटिव मैकेनिक पैनल सेट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा, और उसके मेंबर पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमन भी थे। दे एग्जामाइन द प्रपोजल फॉर मर्जर, उन्होंने मर्जर का प्रपोजल दिया, और आज हम देख ही रहे हैं कि भारत में सारी बैंकें मर्ज हो गई। 2019 में 1 अप्रैल को जो है आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में ये विजया बैंक और देना बैंक ये मर्ज कर देगी। विजया प्लस देना, विजया प्लस देना बैंक मर्ज कर दी गई, और इन्हें जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जो 69 में नेशनलाइज हुई थी, इनका हेडक्वार्टर मुंबई में था, और विजया का जो नेशनलाइज 80 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। ये छोटे पेपर बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से, और अभी जो हुई है वो भी आप याद कर लो कि पीएनबी में कौन सी मर्ज हुई है, केनरा में कौन सी मर्ज हुई है,
ठीक है। और आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन सी मर्ज हुई है, ये आपको फंसा सकता है क्वेश्चन अगर मैच द फॉलोइंग में आ गया तो। ये दो क्वेश्चन इस बार आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर जैसे बैंकों का नाम दिया होगा पीएनबी, केनरा, यूनियन, और इधर दिया होगा कि कौन सी बैंक उनमें मर्ज हुई है, समझ रहे। जैसे केनरा में सिंडिकेट मर्ज हुई है, यूनियन में कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे पीएनबी में जो है आपकी बैंकें मर्ज हुई हैं, उनका आपको मैच द फॉलोइंग। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोरोना वैक्सीन पे आ सकता है। उसमें क्या है, जैसे स्पुतनिक लिख दिया, उसके बाद में दूसरी मॉडर्ना लिख दी, तीसरी कोवैक्सिन लिख दी, कोविशील्ड लिख दी, फिर इधर कंट्री के नाम दे देगा, रसिया, अमेरिका, यूएसए, उसके बाद इंडिया, और ऐसे इंग्लैंड, यूके, ऐसे नाम दे देगा, कहेगा मैच द फॉलोइंग करो 1 to 2, वैसे आ सकता है इस बार। ये दोनों क्वेश्चन मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये भी और एक ये भी आ सकता है। नेक्स्ट देखो, कंसोलिडेशन ऑफ पीएसबीएस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। अब कंसिस्ट ऑफ टू रिफॉर्म, पहला मर्जर, दूसरा प्राइवेट, इनको पढ़ते हैं। मर्जर जैसे बीएमबी, भारतीय महिला बैंक, और एसोसिएट हुआ एसबीआई में, विजया देना का हुआ बैंक। इसका क्या बेनिफिट है, जैसे जियोग्राफिकल बेनिफिट क्या है, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट क्या है, क्या जैसे कोई टेक्नोलॉजी, जैसे छोटी छोटी बैंक थी, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, एसबीआई के पास थी, इन्हें टेक्नोलॉजी मिल गई, एसबीआई को इनका सबका पैसा मिल गया। अब पैसा मिल गया तो अब ये ज्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे, इनके पास में क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ गई। प्राइवेटाइजेशन में देखें तो जैसे यूटीआई बैंक था, जो बाद में चल के एक्सिस बैंक हो गया। आईडीबीआई को आपको पता ही है, आईडीबीआई को एलआईसी ने खरीद लिया। तो इसका बेनिफिट, गवर्नमेंट नीड नॉट टू वेस्ट टैक्स पेयर टू मनी इन रनिंग सच लॉस बैंक। ये आ सकता है कि जो मर्जिंग की गई है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मर्जिंग की जा रही है उसका बेनिफिट क्या है या फिर लॉस क्या है, ऐसे ये आ सकता है। तो ये सब जो है, गवर्नमेंट नीड नॉट रिकैपिटलाइज देम फॉर बेसल थर्ड नॉर्म, ये पढ़ेंगे बेसल थर्ड नॉर्म, बेसल नॉर्म्स। गवर्नमेंट नीड नॉट रिकैपिटलाइज, अभी जो है क्यों ये सब, क्यों बैंकों में मर्जिंग की जा रही है, सब लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो अभी सरकार ने जो बैंकें थी जो घाटे में चल रही थी, एनपीए बहुत ज्यादा हो गया था, बैंकें डूब रही थी, सरकार ने इसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए डाले, उसके बाद फिर से इसमें पैसा डाला। तो फिर भी उनकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये बैंकें फिर से उभर पाए, क्योंकि इनका एनपीए बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट बैंक्स का। तो फिर इनको सजेशन दिया गया कि इनकी मर्जिंग कर दो, तो इनका जो लॉस है वो कम हो जाएगा, इनके पास क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं है। आरबीआई, इसको गवर्नमेंट को बोला गया कि आप जो है गवर्नमेंट बैंक में 13 लाख करोड़ रुपए डालेंगे, तब जाके ये जो है प्राइवेट बैंक की टक्कर ले पाएंगे। 13 लाख करोड़ रुपए, आपको पता है इंडिया का रेल बजट और फाइनेंस बजट कितना होता है, 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए होता है, उसका 4 गुना ये पैसा गवर्नमेंट बैंक में डालने का था, तब ये बैंक इम्प्रूव कर पाती, इतना ज्यादा पैसा। इसीलिए गवर्नमेंट इसको, एक ही ऑप्शन गवर्नमेंट को दिखाई दिया कि इसको मर्ज कर देते हैं, मर्ज करके इन 4-5 बैंकें आ जाएंगी साथ में, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ जाएगी, एनपीए का इतना फर्क नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट में तो हो गया, अब एंटी आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं लोग। एंटी में देते हैं एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, रीजनल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, जैसे पहले था स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर पटियाला, आइडेंटिटी खत्म हो गई, अब सीधे एसबीआई हो गए, इस तरह से ये लॉस है मर्ज करने का। नेक्स्ट है यूटीआई बैंक, प्राइवेटाइजेशन हो गया, इनटू एक्सिस बैंक में आ गई, पहले यूटीआई बैंक थी, एक्सिस बैंक ने ओवरकम कर लिया, ओवरटेक कर लिया इसको 2007 में। सेटअप इन 60 एज ए सरकारी म्यूचुअल फंड कंपनी थ्रो यूटीआई ट्रस्ट इंडिया एक्ट 1963, ये यूटीआई के नाम से इसको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते थे। 1993 में ये बैंक बन गई। 2001 में केतन पारेख स्कैम हुआ, अभी जो मूवी आई थी आपने शायद अमेजोन प्राइम पे देखी हो, स्कैम 1992, बहुत अच्छी मूवी है, नहीं तो देख लेना। एक केतन पारेख स्कैम हुआ 2001 में, और वो स्कैम हुआ था 1992 में, ये दोनों स्कैम बड़े स्कैम थे, पूरी शेयर मार्केट हिल गई थी। केतन पारेख शेयर मार्केट स्कैम, गवर्नमेंट हैज टू बेल आउट यूटीआई, यूटीआई को गवर्नमेंट ने बेल आउट किया, उसके बाद रिस्ट्रक्चर हुआ, और ये यूटीआई ही आपकी एक्सिस बैंक के नाम से आज जानी जाती है। 77% इसमें प्राइवेट होल्डिंग है, 23% पब्लिक सेक्टर जैसे एलआईसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इनकी इसमें होल्डिंग्स है। नेक्स्ट बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की।
आईडीबीआई बैंक को 2018 में एलआईसी ने खरीद लिया। 1960 में इसकी सेटअप हुई थी, तब इसका नाम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। बाद में ये डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 आए 2004 में। जब नरसिम्हा सेकंड कमेटी बनी तो इसको पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया गया। आईडीबीआई में 81% गवर्नमेंट की होल्डिंग थी, 11% एलआईसी की थी। बाद में इसमें एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर जो है गवर्नमेंट ने इसको एलआईसी को पूरा बेच दिया। 2014 में आरबीआई की पीजे नायक कमेटी बनी, उन्होंने सजेस्ट किया कि इसकी जो गवर्नमेंट को इसकी शेयर होल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए। उन्हीं के सजेशन पे हमने इसको बेच दिया आईडीबीआई बैंक को, ये अभी प्राइवेट हो गया। बजट 2016 में गवर्नमेंट एग्री हो गई, ठीक है हम अपनी 50% से ज्यादा होल्डिंग इसमें निकाल देंगे, रिड्यूस कर देंगे। 2018 में इनका एनपीए उस टाइम 28% था अमंग पीएसपी। जितनी पीएसपी थी सबसे ज्यादा एनपीए आईडीबीआई बैंक का था, तो इसको एलआईसी ने ओवरटेक कर लिया, 9,000 करोड़ रुपए पे किए। ठीक है। पॉजिटिव, गवर्नमेंट नो लॉन्गर वरी, अब गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं है अबाउट बेसल रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आईडीबीआई। इसको रिकैपिटलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। एलआईसी का प्रॉब्लम है, एलआईसी क्या करती है, एलआईसी कैन मार्केट इंश्योरेंस पॉलिसी टू आईडीबीआई कंज्यूमर। एलआईसी को यह फायदा हुआ कि जितने भी आईडीबीआई के कंज्यूमर थे वो उनको अपना पॉलिसी बेचेगा। निगेटिव ये हुआ कि एलआईसी एक मजबूत संस्था थी, उसका घटिया बिजनेस में उसका पैसा फंसा दिया सरकार ने एलआईसी का। ये एलआईसी का निगेटिव पॉइंट। ठीक है। अब देखो कॉमर्शियल बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं वो उनका जो लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट पॉलिटिसाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक इरेक्टेड न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का जब हो जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक में तो प्रॉब्लम हो जाता है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट लोन इंटरेस्ट रेट फॉर पॉपुलर लो प्रॉफिटेबिलिटी। गवर्नमेंट जो है लोगों के हिसाब से सरकारी बैंक का काम करती है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। प्राइवेट बैंक का तो 13-14% तक, क्रेडिट कार्ड पे 30-40% तक ब्याज लगा देते हैं। इस तरह से लो रिकवरी होती है एनपीए में। गवर्नमेंट है नेता एमपी एमएलए ये वो फलाना ढीका इंडिया में चलता है तो वसूली नहीं हो पाती है। बहुत सारे लीगल लो होल्स भी हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट बैंक्स में। इस तरह से 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी क्राइसिस फाइनली फोर्स गवर्नमेंट टू सेट अप ए कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म अंडर द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। नरसिम्हा कमेटी बनी थी, एक नरसिम्हा सेकंड कमेटी, नरसिम्हा कमेटी। उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स शेयर होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक। देखो गवर्नमेंट को बोला गया 1991 में कि आप जो है सरकारी बैंकों में अपनी पब्लिक सेक्टर होल्डिंग हटा दो। उसका असर जो है अब 2021 में देखने को मिल रहा है। मोदी ने आके अब घटाई है। 1991 में ये बात बोली गई थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में से अपनी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट घटा ले, अब घटा रही है 2021 में मोदी सरकार। ये नरसिम्हा कमेटी ने बोला था 91 में। RBI should decrease CRR SLR. Government should not dictate any interest rate to bank liberalize branch expansion policy. तो गवर्नमेंट को फिर ये जब गवर्नमेंट का कम हो जाएगा तो उसको बैंक को लिबरलाइज करना, बैंक में इसमें उसका खर्चा नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 3 राउंड बैंक लाइसेंस कब किसको कहाँ दिया गया। राउंड 1 में 93-95 में आईसीसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, डीसीबी बैंक, यूटीआई, आईडीबीआई, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, और बाद में जो ओरिएंटल में मर्ज हो गया आईडीबीआई एलआईसी ले लिया, यूटीआई एक्सिस हो गया। इनको सबको 93-95 में लाइसेंस दिया गया। 2001-2004 के बीच में कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक, इनको दिया गया लाइसेंस। यस बैंक राणा कपूर ने इसकी फाउंडेशन की थी, ये बुरी तरह डूब गया, अभी एसबीआई ने बचाया इसको, इसका एनपीए बहुत ज्यादा हो गया। राउंड 3 में 2013-16 में राजन इनवाइटेड एप्लीकेशन विमल जालान कमेटी बनी। उसके अंदर आपका माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो जिसका नाम अभी हम ले रहे थे बंधन बैंक, उसको लाइसेंस दे दिया गया बंधन बैंक को। और एनबीएफसी एंड इंफ्रा फाइनेंस एनबीएफसी बेस्ड इन महाराष्ट्र, लेटर ऑन अनदर एनबीएफसी कैपिटल फर्स्ट मर्ज इनटू आईडीएफसी। आज इसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसे लाइसेंस दे दिया गया इनके बीच में 2013-16 के बीच में। और इन्हें मिला 1 से 4 के बीच में, और इन्हें लाइसेंस दिया गया 93-95 के बीच में। इस तरह से और बाकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से डालेंगे तो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक इन इंडिया, तो आपको सारा आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऑन टैप लाइसेंस टू ओपन प्राइवेट सेक्टर बैंक।
ए प्राइवेट एंटिटी कैन ओपन बैंक ओनली आफ्टर गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। कोई भी ऐसे ही नहीं खोल लेगा आरबीआई के 1940 एक्ट रेगुलेशन, तभी लाइसेंस लेके फिर बैंक खुलता है यहाँ पे इंडिया में। आरबीआई इनवाइटेड एप्लीकेशन, आरबीआई इनवाइटेड करता है। ये इस पे याद रखो, इस पे आईएएस में क्वेश्चन आना है, व्हाट इज ऑन टैप सिस्टम। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आएगा क्वेश्चन ऑन टैप सिस्टम। आरबीआई ने बोला है कि ठीक है, वन कैन अप्लाई टू आरबीआई वेयर एवर ही विशेष, जब मर्जी चाहिए बैंक खोलना है इंडिया में, ऑन टैप सिस्टम जारी कर दिया, जब मर्जी अप्लाई करो लाइसेंस ले लो, अगर आप उनके कंडीशन करते हो फॉलो तो। कंडीशन क्या है, रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल, एनबीएफसी होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी होना चाहिए विद मिनिमम कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफ ईयर बैंकिंग फाइनेंस एंड मिनिमम 500 कैपिटल करोड़ कैपिटल होना चाहिए, टोटल असेट नॉट मोर देन 5000 करोड़, टोटल असेट जो है 5000 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। Proposed bank will controlled by Indians willing to open 25% ब्रांच इन रूरल एरिया। 25% ब्रांचेस जो है आपके रूरल एरिया में होनी चाहिए, और प्रपोज जो भी बैंक है आपकी वो कंट्रोल बाय इंडियन, उसका जो है ओनर वो है इंडियंस होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है इंडिया में बैंकिंग के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो है मिनिमम ईयर देख लेना कितना है, ये आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। तो इस तरह से आज हमने बहुत सारा कवर कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कल जो है हम इसमें पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स के बारे में, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक, और इस तरह से इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी काफी कुछ रहता है, ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम एनपीए के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, इसी वजह से अभी जो है सब मर्जिंग हो रही है एनपीए की वजह से।